न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असमंजस से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उसके तमाम सहयोगी दल भी अपनी अलग सियासी राह तलाश रहे हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम नए सिरे से शुरू हो सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसका संकेत भी दे दिया गया है। पवार के अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव मंच के दाव से विपक्ष में कांग्रेस क्या अलग थलग पड़ जाएगी, ये सवाल उठ रहा है। शरद पवार ने हाल ही में कहा है कि देश में इस समय एक तीसरे मोर्चे की जरूरत है और इसके लिए विभिन्न दलों से बातचीत भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सीताराम येचुरी ने भी इस बात की वकालत की है। वहीं शिवसेना पहले ही शरद पवार की अगुवाई में विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रस्ताव रख चुकी है और अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से लेकर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी तक अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने यह भी कहा है कि अभी तक तीसरे मोर्चे को लेकर कोई आकार नहीं दिया गया है। शरद पवार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किए जा रहे हमलों को देखते हुए किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए। साथ ही शरद पवार ने कहा है कि सीताराम येचुरी ने फोन पर कहा है कि अल्टरनेटिव मंच बनाने की जरूरत है, इसके बारे में सोचिए। हम मिनिमम एडमिन प्रोग्राम बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उन्होंने कहा कि कई नेता अल्टरनेटिव फ्रंट बनाने की बात कर चुके हैं और इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने केरल को लेकर कहा है कि वहां 40 साल से एलडीएफ है। दरअसल नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रीय दल एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। वहीं अब एनसीपी चीफ शरद पवार गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों को साथ लाने की कवायद में जुटे गए हैं। इसके लिए सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में यूपीए के कई सहयोगी और विपक्षी दलों ने कांग्रेस के बजाय ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन दिया है। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि ममता के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार है। माना जा रहा है कि पवार के प्रयासों के चलते ही टीएमसी के साथ विपक्ष के ये दल साथ खड़े हुए हैं और चुनाव में प्रचार के लिए व्यापक रणनीति बना रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना तो शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का सुझाव पहले ही दे चुकी है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में बाकायदा संपादकीय लिखकर कहा था कि राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके नेतृत्व में कमी है। साथ ही यूपीए में गड़बड़ है और विपक्ष को एकजुट करने के लिए नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में फिलहाल शरद पवार ही यूपीए में इकलौता नेता है जिनके अनुभव का लाभ पीएम मोदी भी लेते हैं। ऐसे में शरद पवार यूपीए की अगुवाई करते हैं तो विपक्ष को एक मजबूत ताकत मिलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी के बीच सियासी जंग होती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी विरोधी दलों को ममता के समर्थन में खड़े होने की बात टीएमसी की ओर से कही गई है। टीएमसी चाहती है कि चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बने जिसका अपना एजेंडा और कार्य योजना हो। इसी रणनीति के तहत शरद पवार की ओर से ममता की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इसी के बाद आरजेडी, सपा, जेपीएम और एनसीपी ममता के समर्थन पर कांग्रेस प्रचार करने के लिए रजामंद हुए हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद की जाती रही है। गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को लेकर सहमत नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का मुकाबला कांग्रेस से है और वो दल चाहते हैं कि विपक्षी एकता का चेहरा गैर कांग्रेसी हो। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच चुनावी जंग है। ऐसे में लेफ्ट कतई कांग्रेस से साथ नहीं खड़ा होना चाह रहा। इसी तरह से यूपी में कांग्रेस और सपा आमने सामने है जो एक साथ नहीं आना चाहते हैं। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि 2022 में कांग्रेस समेत किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं
ममता बनर्जी भी इस तरह के बयान देती रही हैं। साथ ही मायावती अक्सर कांग्रेस से दूरी बनाकर रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के कई क्षेत्रीय दलों नेताओं के साथ बेहतर संबंध हैं। इसके अलावा टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस जैसे दलों के बीच के साथ बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हैं, जो कांग्रेस के साथ तो नहीं आ सकते क्योंकि पवार के साथ उनके संबंध हैं और उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं। वहीं जेएमएम, आरजेडी, सपा और लेफ्ट जैसे दल शरद पवार के साथ खड़े दिखते हैं। उससे सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा। विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस अलग थलग पड़ सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि पवार इस तीसरे मोर्चे का स्वरूप किस तरह तय करते हैं और कांग्रेस के कौन कौन से सहयोगी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में एक के बाद एक दिग्गज कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से खफा होकर कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता पीसी चाकू ने नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी है। पीसी चाकू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। चाकू ने मंगलवार की शाम एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। एनसीपी में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीसी चाकू ने कहा कि शरद पवार की मौजूदगी में कांग्रेस नेतृत्व की जमकर आलोचना की। पीसी चाकू ने कहा कि आज जरूरत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। हमें बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में पवार साहब के साथ काम कर चुका हूं। दुर्भाग्य से आज मुझे कांग्रेस में उस तरह का नेतृत्व नजर नहीं आता। चाकू ने यह भी साफ कर दिया कि एनसीपी सदस्य के तौर पर वो एलडीएफ के पक्ष में काम करेंगे। इससे पहले पीसी चाकू ने दिन में भी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार से मुलाकात की। पवार से मुलाकात के बाद चाकू ने कहा था कि वो भले ही अब एनसीपी के हैं लेकिन वो कांग्रेस के भी सबसे वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस अब बहुत संकट में है। ऐसे में मेरा अब उस पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है। चाकू की पवार से हुई मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि वो एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है और अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेता उसी एनसीपी में जा रहे हैं। पीसी चाकू के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से भी मुलाकात करने की चर्चा थी। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा उस G23 ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने कांग्रेस में बागी सुर छेड़े हुए हैं। दरअसल 10 मार्च को पीसी चाकू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना त्याग पत्र सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था। पीसी चाकू ने इस्तीफे में लिखा था कि मौजूदा परिस्थितियों में केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम करना मुश्किल है। पीसी चाकू के मुताबिक केरल में कांग्रेस 2 धड़ों में काम कर रही है। टिकट वितरण में भी सही तरीके से फैसले नहीं किए गए। यही कारण रहा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ने का कदम उठाया। गौरतलब है कि केरल में कांग्रेस को लगातार कई झटके लगे हैं। पीसी चाकू के अलावा विजयन थॉमस ने भी पार्टी छोड़ दी थी। साथ ही बीते दिनों ही वायनाड जिले के कई कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया। इन सब के बीच कांग्रेस लगता है कि कोशिश में लगी है कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसी के मद्देनजर पार्टी में तमाम तरह की कोशिशें भी हो रही हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे अब सही ढंग से काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उसने आने वाले समय में कांग्रेस और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने नया संकट ला खड़ा कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।